हेलो स्टूडेंट्स, बेटा एनटीएससी में सीक्वेंस इज गोइंग ऑन। आपका सीक्वेंस चल रहा है और सीक्वेंस में हमारे पास तीन मेजर पोर्शन होते हैं, एपी, जीपी और एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है बेटा, तो एपी को तो हम लोग डिटेल में कर चुके हैं, बट कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर जीपी के बारे में बताया जाए। तो आज मैं एक तो आपको जीपी का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ बेटा और एक एचपी का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए एचपी तो कुछ भी नहीं होती। मान के चलो आप कि अगर हमारे पास एपी आपने पढ़ी है ए प्लस बी, ए प्लस 2d अप टू सो, एपी ऐसी होती है। अगर हम किसी एपी के टर्म्स का रेसिप्रोकल ले लें, 1/a प्लस डी, 1/a प्लस 2d, तो बेटा ये जो होती है ना, इसको एचपी बोल देते हैं। एचपी कुछ नहीं होता, एपी के टर्म्स का रेसिप्रोकल लेके जो सीक्वेंस बनता है उसको हम एचपी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो, मान लो मैंने लिख दिया 1/5, 1/10, 1/15। ये तीन नंबर एपी में है, जीपी में है कि एचपी में, आपको पता लगाना है। तो आप देखो 1/5 का रेसिप्रोकल लो, 1/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा आपके पास 5, 1/10 का रेसिप्रोकल क्या होगा 10 और 1/15 का रेसिप्रोकल क्या होगा बेटा 15। अब साफ दिख रहा है आपको 5, 10 और 15 ये तीनों नंबर मिलके क्या बना रहे हैं एपी। तो इनके रेसिप्रोकल्स मिलके क्या बना रहे होंगे एचपी। एपी को तो हमेशा ऐसे डील करते हैं, जब कभी भी कोई चीज़ आपको एचपी में लिखी मिले तो आप तुरंत उसका क्या कर दें बेटा, रेसिप्रोकल ले लें, वो चीज़ आपके पास बन जाएगी एपी। रही बात जीपी की, तो देखिए जीपी में क्या होता है, मैंने किसी भी एक नंबर से शुरू किया ए से और फिर उसको एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते गए हम, ए देन ए आर स्क्वायर देन ए आर क्यूब इन दिस। तो ये जो चीज़ बनती है इसको बोलते हैं बेटा जीपी। जीपी में एक्चुअली मल्टीप्लाई चलती है, एपी में एडिशन चलता है और एचपी एपी का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो मैंने आपको याद है कि एपी की मैं आपको टाइप बता चुका हूँ। एपी हमारे पास तीन तरह की होती हैं। अगर किसी एपी में कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है तो उसको इंक्रीजिंग एपी बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है तो उसको हम डिक्रीजिंग एपी बोलते हैं, और कॉमन डिफरेंस अगर जीरो तो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट एपी। उसी तरह से आपके पास जीपी भी तीन कैटेगरी की होती है बेटा, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और कांस्टेंट। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन आर की वैल्यू 1 से बड़ी है तो इंक्रीजिंग एपी, कॉमन रेशो बोलते हैं आर को, 1 से कम है तो डिक्रीजिंग। ठीक है, और अगर आर की वैल्यू 1 के इक्वल है तो उस केस में उसको बोलते हैं कांस्टेंट जीपी। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो मैंने लिया 3, फिर मैंने लिया 6, फिर मैंने लिया 12, फिर मैंने लिया 24, फिर मैंने लिया 48, इस तरह से चल रहा है। तो मैं हर बार 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अगले टर्म गेन करने के लिए प्रीवियस टर्म को 2 से क्या कर रहा हूँ मल्टीप्लाई। तो ये एक मेरे पास जीपी है बेटा। ठीक है, जीपी है और इस जीपी की फर्स्ट टर्म क्या है 3 और कॉमन रेशियो क्या है आपके पास 2। कॉमन रेशियो होता है आपके पास सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, या फिर थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकेंड टर्म, या फिर फोर्थ टर्म डिवाइड बाय थर्ड टर्म। कहने का मतलब एनी टर्म डिवाइड बाय इट्स प्रीवियस टर्म। ये जो रेशियो होता है इसको क्या बोलते हैं हम, कॉमन रेशियो बोलते हैं जीपी के केस में। और एपी के केस में आपको ध्यान होगा मैंने कहा था कि nth टर्म में से अगर हम n-1th टर्म सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास क्या आता है कॉमन डिफरेंस। या यूं कहें कि अगर nth टर्म का और n-1th टर्म का डिफरेंस ये फ्री फ्रॉम n आ जाए, ये वाली चीज़ क्या हो फ्री फ्रॉम n हो, तो 100% वो एपी बना रही है। और ये चीज़ भी आपका फ्री फ्रॉम n है तो 100% वो क्या बना रहा है जीपी बना रहा है। अब बच्चों ने कहा था कि सर जैसे एपी के अंदर ये पता है कि एपी के अंदर अगर हमें उसकी nth टर्म निकालनी है तो हमारे पास a प्लस n-1 इंटू डी का फॉर्मूला होता है, करेक्ट। तो सर जीपी के अंदर अगर कोई टर्म निकालनी हो तो क्या होगा, इट इज़ वेरी कॉमन। जीपी कैसी होती है दिखने में, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर रेज टू 4, है ना, अप टू सो। तो देखो इसकी फर्स्ट टर्म है आपके पास ये इसकी कौन सी टर्म है सेकंड टर्म, ये कौन सी टर्म है थर्ड, ये कौन सी है फोर्थ, ये कौन सी है फिफ्थ। ऑब्जर्वेशन बता रही है कि अगर हमें एपी की किसी nth टर्म निकालनी हो तो ए तो कंफर्म आएगा, लेकिन फिफ्थ टर्म में आर की पावर 4 है, फोर्थ टर्म में आर की पावर 3 है, थर्ड टर्म में आर की पावर 2 है, तो nth टर्म में आर की पावर क्या रहेगी n-1। तो इसकी
जो है nth वन निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है AR⁻n-1। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा। उसके बाद जैसे AP के अंदर आता है आपके पास सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला, उसी तरह से हमारे पास यहाँ भी GP में भी सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला होता है। मान लो आप A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस प्लस अप टू प्लस AR⁻n-1, दीज आर द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ ए GP। अगर मुझे इसका सम निकालना हो तो मेरे पास फॉर्मूला है A इंटू R⁻n-1 डिवाइड बाई R-1। आप इस फॉर्मूले से बेटा फर्स्ट n टर्म्स ऑफ ए GP का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। इनके डेरिवेशंस वगैरह भी करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये NCERT के सिलेबस से बाहर की बातें हैं। आप रिजल्ट याद रखिए। और एक सबसे महत्वपूर्ण रिजल्ट ये है कि अगर आपके पास कोई GP इनफाइनाइट तक चल रही है, A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब प्लस प्लस अप टू इनफाइनाइट, अनंत तक गई, इनफाइनाइट टर्म्स हैं GP में, तो अगर मुझे इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालना पड़े तो उसका रूल होता है बेटा A डिवाइड बाई 1 माइनस R। याद रहे फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई 1 माइनस R। और इसके लिए जरूरी शर्त ये होती है कि R की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए, मतलब R का अगर मॉडुलस लें तो हमेशा लेस देन 1 होना चाहिए। इससे ज़्यादा होगा तो कभी भी इनफाइनाइट GP को आप ऐड नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो इनफाइनाइट टर्म्स ऐड होकर क्या देगी, इनफाइनाइट टर्म्स ही देगी। अगला फंडामेंटल आता है बेटा, एक तो हमारे पास कंसेप्ट आता है AM अर्थमेटिक मीन का और एक आता है ज्योमेट्रिक मीन का। अब अर्थमेटिक मीन की बात सुनो, अगर मेरे पास दो नंबर हैं, एक नंबर A और एक नंबर B, और कल को मुझे कोई ये कहे कि इन दो नंबर के बीच में 4 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर दो, तो अर्थमेटिक मीन का मतलब है कि दो नंबरों के बीच में हम कुछ ऐसे नंबर इंसर्ट कर दें कि ओवरऑल 6 के 6 नंबर क्या बना लें, AP। जब हम दो नंबरों के बीच में अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करते हैं तो रिजल्टिंग सीक्वेंस AP कहलाता है, राइट। और इसी तरह से हम बात करें GM की, ज्योमेट्रिक मीन की, तो जाहिर सी बात है दो नंबर हैं A और B, उसके बीच में कोई मुझे कहे कि सर 3 नंबर इस प्रकार से इंसर्ट करो कि आपके पास ये पांचों नंबर मिलके क्या बना लें, GP, तो 100% G1 G2 G3 क्या कराएंगे, ज्योमेट्रिक मीन कराएंगे बेटा। ज्योमेट्रिक मीन वो होते हैं जो सीरीज को या सीक्वेंस को GP में कन्वर्ट करते हैं और अर्थमेटिक मीन किस में कन्वर्ट करते हैं, AM में। अब देखिए AP, पहले ये कंसेप्ट समझो, मैंने 4 नंबर इसके बीच में इंसर्ट करे, एक नंबर पहले था, टोटल नंबर हो गया आपके पास 6, तो इस AP की 6th टर्म क्या है आपके पास B, और 6th टर्म का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 5D दैट इज इक्वल टू B। कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ से, B माइनस A डिवाइड बाई 5। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। अगर हमें दो नंबर्स के बीच में 4 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं तो कॉमन डिफरेंस बराबर है लास्ट माइनस फर्स्ट, B माइनस A अपॉन 5, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर डिवाइड बाई 5 क्या बेटा, जितने अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने उससे एक ज़्यादा यहाँ पर हम संख्या लेंगे। अगर मैं 5 नंबर इंसर्ट करें तो डिवाइड किससे करेंगे, 6 से करेंगे। ये कॉन्सेप्ट है। अब किसी AP का कॉमन डिफरेंस पता हो तो देखो, जो अर्थमेटिक मीन है, जो पहला अर्थमेटिक मीन है ना, वो टर्म के हिसाब से 2 है बेटा, तो फर्स्ट अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस D। सेकेंड अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस 2D। थर्ड अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस 3D। और फोर्थ अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस 4D। तो अर्थमेटिक मीन में जितना यहाँ होता है उतना ही कॉमन डिफरेंस के साथ होता है। अब कई बार क्या होता है, जितने अर्थमेटिक मीन आपने इंसर्ट किए आपसे उन सभी का सम पूछ लेते हैं कि उनका सभी का सम क्या होगा। आप इनको ऐड कर दो, आपके पास आएगा 4A प्लस 10D, 4A प्लस 10D। और आगे देखो 4A यूँ का यूँ 10D, D की वैल्यू कितनी है 10, यूँ का यूँ D की वैल्यू है B माइनस A डिवाइड बाई 5, तो 5 2 जा 10। यहाँ पर आपके पास कुल मिला के वैल्यू रहेगी 2A प्लस 2B। और सोचा जाए ना तो 2A प्लस 2B को यूँ लिख लो A प्लस B, इसको 2 से कर दो मल्टीप्लाई, 2 से कर दो डिवाइड, तो 2 2 जा 4 टाइम्स, और ये क्या आ गया A प्लस B अपॉन 2। तो हमने 4 अर्थमेटिक मीन को ऐड किया, तो इन चारों को निकाल के ऐड करने की जरूरत नहीं है, आप दिए गए नंबरों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो और जितने अर्थमेटिक मीन का एडिशन करना है उतने टाइम्स कर दो। मीन्स यहाँ से हम ये वाली बात समझ सकते हैं कि अगर हमें n अर्थमेटिक मीन दो नंबर के बीच में इंसर्ट करने हो और उन सब का कोई हमसे टोटल पूछ ले, सो वो बराबर रहेगा n टाइम्स ऑफ किसके, A प्लस B अपॉन 2 के एवरेज। बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी है, कॉम्पिटिशन में बहुत काम आती है। सेम पैटर्न पर आप चलोगे बेटा ज्योमेट्रिक मीन के अंदर।
अब ये टोटल टर्म्स आपके पास जीपी की कितनी होगी 5 और ये होगी 5वीं टर्म। तो जीपी की 5वीं टर्म कितनी है आपके पास बी, और 5वीं टर्म का फॉर्मूला क्या होगा ए आर की पावर 4 बराबर क्या हो गया बी। तो आर की पावर 4 कितनी आई बी अपॉन ए, आर कितना आएगा बी अपॉन ए की पावर 1/4। ठीक है, तो 3 की जगह अगर को मुझे एन जियोमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हो, एन जियोमेट्रिक मीन के लिए आर किसके बराबर आएगा बी डिवाइड बाई ए की पावर 1/n प्लस 1, क्योंकि यहाँ पर 3 ज्योमेट्रिक मीन थे तो 1/4 से डिवाइड किया, तो n ज्योमेट्रिक मीन होंगे तो 1/n प्लस 1 से। और अगर r पता चल जाए तो आज आप जानते हैं g1 का मतलब है फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन लेकिन सेकंड टर्म, फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन या सेकंड टर्म, तो किसके बराबर रहेगा ए आर के। सेकंड जीएम किसके बराबर रहेगा ए आर स्क्वायर के। थर्ड जीएम किसके बराबर रहेगा बेटा ए आर क्यूब के। तो इन दिस वे आप कंटिन्यू कर सकते हो, जैसे वहाँ एडिशन की प्रॉपर्टी है यहाँ होती है बेटा किसकी प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन का रूल यहाँ आपके पास चलेगा, उसको ज़्यादा आगे डिटेल में ले जाने की आवश्यकता आपको है भी नहीं। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो एनटीएससी में वैसे चांस कम है, लेकिन फिर भी किसी कंपटीशन में अगर ऐसा आता है तो आप उसको प्रोसीड कर सकते हो। फिर 2 क्वेश्चन आपके डिमांडेड में जो हमने 15 क्वेश्चन का एक सेट दिया उसमें से एक क्वेश्चन आपके पास ये है, देखो फर्स्ट टर्म ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज 1। एक इनफाइनाइट जीपी की बात कर रहा है बेटा जिसकी फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है 1, एंड एनी टर्म, और उसकी कोई भी टर्म क्या है, उसकी कोई भी टर्म आपके पास है इज इक्वल टू ऑल दी सक्सेडिंग टर्म्स, फाइंड दैट सीरीज। आपको वो सीरीज पता लगानी है। तो बेटा ऑब्जेक्टिव है डू लाइक द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, आपको इसमें ऑब्जेक्टिव अप्रोच रखनी है। ऑब्जेक्टिव के अंदर सबसे पहली बात कौन सी जीपी है इनफाइनाइट जीपी। अभी हम डिस्कस करके आए हैं कि इनफाइनाइट जीपी में जो कॉमन रेशियो है वो 1 से क्या होना चाहिए कम होना चाहिए। ठीक है, पहला ऑप्शन देखिए 1 2 4 8, कॉमन रेशियो कितना है 2, हर बार 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसी इनफाइनाइट जीपी तो होती ही नहीं है हमारे पास। इनफाइनाइट जीपी का एग्जिस्टेंस तभी है जब आर आपके पास 1 से कम हो, तभी उसके ऊपर आप फर्दर वर्किंग कर सकते हैं। तो एक ऑप्शन तो गया, अब हमें 3 में से एक चूज करना है बेटा। तो उसने कंडीशन दी कि उसकी फर्स्ट टर्म क्या है 1 तो सभी की फर्स्ट टर्म है, तो इससे तो आपको कोई हिंट नहीं मिला। आगे कहता है कि एनी टर्म, उसकी कोई भी टर्म इक्वल है ऑल सक्सीडिंग टर्म्स इक्वल टू सम ऑफ ऑल द, यहाँ पर आएगा बेटा सम ऑफ, असाइनमेंट में देखना, इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द सक्सीडिंग टर्म्स। सक्सीडिंग होते हैं उससे आगे वाली, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको लिख के दूं ए बी सी डी ई, और मैं कहूँ कि इसका कोई भी नंबर सक्सीडिंग नंबर के सम के इक्वल है, तो बी किसके इक्वल होगा बी इक्वल होगा सी प्लस डी प्लस सी। ये बी के बाद वाले सारे उसके सक्सीडिंग होते हैं और बी से पहले वाले सारे उसके क्या होते हैं प्रीसीडिंग होते हैं। गॉट इट। तो अब आप जो है ऑप्शन उठा के और वेरीफाई करके देखो, इनफाइनाइट जीपी का सम का फॉर्मूला क्या बताया मैंने आप लोगों को, a/1 माइनस आर बताया। अभी आप सेकंड टर्म वेरीफाई करो, कहता है एनी टर्म, उसकी कोई भी टर्म इक्वल है किसके सम ऑफ ऑल द सक्सीडिंग टर्म्स। तो आप सबसे पहले यहाँ आ जाओ, मान लो मैं बात करूं कि जैसे ये टर्म है सेकंड टर्म, तो ये किसके बराबर रहेगी इससे आगे वाली सारी टर्म्स के टोटल के। अब देखो बेटा सीधी सी बात है, आपके पास ये कितने टर्म्स थे इनफाइनाइट, इनफाइनाइट टर्म्स में से हम 2 टर्म्स छोड़ भी दे तो बची कितनी वापिस इनफाइनाइट बची। तो इन सभी का जो सम है एज पर क्वेश्चन वो इन सारी इनफाइनाइट टर्म्स का सम क्या आना चाहिए आपके पास 1/3 आना चाहिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन। भाई जो सेकंड टर्म है ना वो उससे आगे वाली सारी टर्म्स के सम के बराबर है। ठीक है, तो सम का फॉर्मूला मैंने क्या बताया a। अब यहां से शुरू हो रही है कोई चीज तो उसका a कितना है 1/9, डिवाइड में कितना आएगा 1 माइनस आर, आर कितना है पर कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हो 1/3 से। आप इसको सोल्व करोगे बेटा ये 1/3 के इक्वल तो नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया, ये नहीं हो सकता। फिर आप आओ इसके ऊपर, देखो ये 1/4 है, हम यहाँ से आगे की सारी टर्म्स जोड़ देते हैं तो s इन्फिनिटी ये बनेगा। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया आपके पास 1/8 और 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना है 1/2। तो यहाँ से आप अगर देखते हैं 1/2 नहीं, यहाँ पर आपके पास आई थिंक का लिटिल मिस्टेक इज देयर, इस ऑप्शन चेक कर लेते हैं बेटा, नोट करने में कोई मिस्टेक हुई है 1/4 और 1/8। ये तो आपके पास जीपी ही नहीं है, क्यों नहीं है सोचिए, क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई किया 1/4 से
और 1/4 को किससे मल्टीप्लाई किया बेटा 1/2 से। सो दिस इज नॉट ए जीपी, और हम जीपी पे काम कर रहे हैं तो ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। ये बाय मिस्टेक नहीं रखा, जानबूझ के रखा है जिससे वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये जीपी ही नहीं है और क्वेश्चन हमारा किसका है जीपी का, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो डेफिनेटली राइट आंसर क्या हुआ डी। फिर भी वेरीफाई करा देता हूँ। देखो जैसे ये टर्म है 1/2, अब ये इससे आगे की सारी टर्म्स के सम के बराबर होनी चाहिए, मतलब मैं अगर इन सभी टर्म्स को जोड़ूँ तो मेरे पास 1/2 आना चाहिए। तो देखो बेटा एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला लगाओ, फर्स्ट टर्म 1/r, 1 माइनस कॉमन रेशो कितना है इसके इसमें 1/2। अब आप खुद ही बताइए 1/4 डिवाइड बाई 1/2 दैट इज इक्वल टू 1/2। एग्री। एक और पॉइंट देखो, मान लो इस टर्म की बात करें तो 1/4 जो है ये इससे आगे वाली सारी टर्म्स के सम के बराबर होना चाहिए। तो देखो 1/8 से शुरू है, 1/8/1 माइनस 1/2 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1/4। सो डी ऑप्शन होल्ड बोथ द कंडीशंस। इसका राइट आंसर आपके पास क्या है डी। अब मैं फिर आप बच्चों को कह रहा हूँ कि आप डाउट सेशन में मुझे ये नहीं कहेंगे कि सर आप उसे सब्जेक्टिवली सोल्व करें। बेटा क्यों, आप एनटीएससी के अंदर बैठे हो, आप एक एक चीज थ्योरेटिकल नहीं करोगे, उसमें आपका टारगेट ये होना चाहिए कि एज सुन एज पॉसिबल हम अपने राइट ऑप्शन के ऊपर कैसे जाएं, क्या क्या टेक्निक्स क्या क्या ट्रिक्स हम उसके लिए यूज कर सकते हैं। हमें वहां पर अपने उस चीज को उस कैलिबर को शो करना है, ना कि हम वहां पर फुल प्रूफ मेथड देने के लिए बैठे हैं, ठीक है ना। तो जब भी हम कोई कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं बेटा, तो हमें टेक्निकली सोचना चाहिए। एक क्वेश्चन और था किसी बच्चे का डाउटफुल था, मैं उसका आपको केवल हिंट दे रहा हूँ, और वो था बेटा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि एसएन डिनोट करता है सम ऑफ फर्स्ट आर टर्म्स ऑफ एन एपी। एस आर क्या डिनोट करता है, सम ऑफ फर्स्ट आर टर्म्स ऑफ एन एपी, आर टर्म्स ऑफ एपी। एक एपी की पहले आर टर्म्स का सम को डिनोट करता है। तो आपसे पूछा गया है कि S3n रेशियो S2n माइनस SN, ये किसके इक्वल रहेगा। बेटा मैं सिर्फ ये कहूंगा केवल मात्र कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है, आप कैलकुलेशन पर ध्यान नहीं दे रहे हो इसलिए आपके क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं। कैलकुलेशन ट्राई तो करके देखो बेटा, 100% न्यूमेरिकल आपके समझ में आएगा। अब देखो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है S3n, अब S3n को क्या लिखोगे, SR क्या होता है R/2 2a प्लस R माइनस 1 इंटू डी। पढ़ाया मैंने आपको एपी में फॉर्मूला, एनसीईआरटी का फॉर्मूला है। तो S3n क्या होगा 3n/2 अंदर 2a प्लस जितनी भी टर्म्स आप ऐड करो उससे कम करके डी, डिवाइड में क्या रहेगा S2n, कितना S2n 2n/2 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। लाइकवाइज माइनस में SN है तो वो क्या आएगा n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक कैलकुलेशन सोल्व करनी है बेटा। इस कैलकुलेशन को सोल्व करके आपका जो भी राइट आंसर है वहां तक आप डेफिनेटली पहुंच जाओगे, ठीक है। इसमें कोई मिस्टेक वाली बात नहीं है, करते जाओ बेटा कैलकुलेशन। अब देखो मैं करके दिखाऊंगा तो मेरा प्रैक्टिस होगी, इसमें आप करोगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी। तो प्रैक्टिस आप करो। जैसे ऊपर आपके पास क्या है n/2 को तो यहाँ रखो, 3 को अंदर भेज दो, कितना हो जाएगा 6a प्लस 9n माइनस 3 इंटू क्या हो जाएगा डी, डिवाइड बाई इन दोनों में से n/2 कॉमन ले लो, ठीक है। n/2 यहाँ से भी कॉमन आया, यहाँ से भी कॉमन आया, 2 को अंदर भेज दो, क्या आएगा 4a प्लस 4n माइनस 2 इंटू डी, और वहाँ से क्या आएगा माइनस का 2a, राइट है, माइनस का 2a और माइनस का ही हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी। अब ये n/2 से n/2 क्या हो जाएगा कैंसिल। इसको आप फर्दर सोल्व कर लीजिए, सोल्व करने पर आपको पता चलेगा कि क्या है 6a प्लस यहाँ आपके पास 9n माइनस 3d है, और डिवाइड बाई 4a में से 2a माइनस करोगे कितना रहेगा 2a प्लस इन दोनों में से आप d कॉमन ले सकते हो, तो 4n में से n माइनस करोगे क्या रहेगा अंदर 3n, और माइनस का 2 प्लस का 1 क्या रहेगा -1। भाई कॉमन प्रैक्टिस की बात है, ऊपर से कितना कॉमन आ रहा है बेटा, ऊपर के टर्म से अगर मैं 3 कॉमन ले तो देखो ऊपर वाले को मैं ऐसे लिखता हूँ, 3 कॉमन लिया, क्या बचा 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी, और डिवाइड में कितना है 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी। ये दोनों एक जैसे फैक्टर है बेटा, कैंसिल आउट हो जाएंगे। फाइनली आपके पास आंसर कितना बचा है 3, और आपके पास ऑप्शन में क्या था n 3n और 3। सी आपका जो है राइट आंसर होना चाहिए। मैं आपको आंसर की इसके साथ अटैच करके भेज रखी थी बेटा,
तो उस आंसर की के अकॉर्डिंग अगर आप इसको चेक करते हो तो आई थिंक 14th का जो आंसर है वो आपके पास बेटा 3 ही आना चाहिए। ठीक है, ये मैंने आपको एपी बता दिया, कुछ नहीं है, आपसे कैलकुलेशन की प्रैक्टिस मांग रही है एनटीएससी, नथिंग एल्स।